जय जोहार। सभी साथियों को जय जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की पूर्व संध्या पर आप सभी को जोहार। सभी साथी लाइव यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इस लाइव स्ट्रीम के जरिए जुड़ करके आज हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है कि हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में आलीशान शानदार कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और उसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा भी अपने अपने राज्य में तमाम विभागों को निर्देशित करके इस जयंती को बड़े धूमधाम से मनाने के लिए आदेशित किया गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है। हम लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में इस प्रकार के आयोजनों को बढ़ चढ़कर सफल बनाने में सहयोग करना चाहिए। इसी कड़ी में अपने बाड़मेर जिले में पूर्व में निर्धारित बावड़ी कला चौटन में भगवान धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम को भव्य और आलीशान ऐतिहासिक तरीके से मनाने को लेकर पूरी टीम पूरे मनोयोग से शिद्दत से लगी हुई है। लेकिन शासन प्रशासन और केंद्र सरकार के इस आयोजनों को मद्देनज़र रखते हुए उसके समय को प्रातः 9 बजे की बजाय हमने 12 बजे तक किया है। इसलिए बाड़मेर जिले के आसपास में जितने भी गांव के गणवीर हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है कि कल प्रातः 10 बजे जो भगवान महावीर टाउन हॉल में जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है और धरती आबा के नाम पर अलग अलग जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनमें अपनी अधिकाधिक उपस्थिति दर्ज करवाते हुए कोशिश करें कि टाउन हॉल छोटा पड़े, जैसा कि हमारे विश्व आदिवासी दिवस समारोह कार्यक्रम में जो छोटा पड़ता है। और ये हमारी सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आप सभी से ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रातः 10 बजे से 11:30 बजे तक टाउन हॉल बाड़मेर में पहुंचकर इस कार्यक्रम की भव्यता में 4 चांद लगाएंगे और उसके बाद वहाँ से फ्री होकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बावड़ी चौटन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर उस कार्यक्रम में अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस कार्यक्रम की भव्यता में 4 चांद लगाएंगे। हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है कि आज सब जगह से जागरूकता के बदौलत गांव गांव डाणी डाणी में हमारे महापुरुषों का जिक्र होने लगा है। हमारे महापुरुषों के त्याग तपस्या बलिदानों को चर्चा के रूप में विचार विमर्श हो रहे हैं। और आज जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के पूर्व संध्या पर सर्व समाज द्वारा जिला मुख्यालय पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के उपलक्ष्य में एक विचार संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया, यह हमारे लिए बड़े ऐतिहासिक, शानदार और भव्य रहा है। तमाम युवाओं से ये आशा और उम्मीद रहेगी कि आप लोग इस प्रकार के आयोजनों की जो पीछे की जो सोच है, इस प्रकार के आयोजनों के पीछे की जो सामाजिक सौहार्द की जो भावनाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे आदिवासियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है, बड़े सौभाग्य का विषय है, परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे लिए आज सर्व समाज मिलकर के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की पूर्व संध्या पर विचार संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारे लिए क्या गौरव का विषय होगा। और इसी कड़ी में कल पूरे जिले भर में, हमारे बाड़मेर में ही नहीं, राजस्थान के तमाम जिलों पर इस प्रकार के आयोजन होंगे और जहाँ पर हमारे आदिवासियों के गीत गायनों के साथ
हमारे आदिवासियों की सभ्यता संस्कृतियों सहित हमारी जल जंगल जमीन को सुरक्षित संरक्षित रखने वाली हमारी जो परंपरागत ज्ञान है, हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, उनका जिक्र हर मंचों पर सार्वजनिक रूप से हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है। एक वो समय था जब हमें बिल्कुल विकास से कोसों दूर, मुख्य स्ट्रीम से कोसों दूर और अलग अलग प्रकार के विचारधाराओं की बदौलत हमें उस जगह पर छोड़ दिया गया था जहाँ से उठकर जो हमने संघर्ष, हमने जो तपस्याएं की हैं, हमारे महापुरुषों ने जो त्याग और तपस्याएं की है, उनके बलिदानों की बदौलत आज इस प्रकार के आलीशान कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से संपूर्ण मानव सभ्यता के कल्याण के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो आदिवासियों के जीवन मूल्य हैं, वह पूरे ब्रह्मांड के लिए अनुकरणीय हैं। अति भोगवादी संस्कृति ने, संग्रहण की प्रवृत्ति ने, ज़्यादा कमाओ एकत्रित करो की विचारधारा ने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाला है। मानव अस्तित्व खतरे में है और उससे बचने के लिए आदिवासी जीवन मूल्यों को समझना होगा, आदिवासी जीवन पद्धति को अपनाना होगा, आदिवासियों के रूढ़िगत प्रकृति अनुयायी प्राकृतिक ज्ञान के संरक्षण और संवर्धन की ज़रूरतें हैं और संरक्षण संवर्धन सहित आदिवासियों के जीवन मूल्यों को अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आदिवासी जीवन मूल्य ही प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने वाले हैं। और जब पर्यावरण और प्रकृति सुरक्षित और संरक्षित रहेगी तभी मानव अस्तित्व सुरक्षित और संरक्षित रहेगा, और मानव अस्तित्व सुरक्षित और संरक्षित रहेगा इसी तभी यह ब्रह्मांड सुचारू रूप से संचालित होगा। इसलिए हमारी सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जहाँ जहाँ पर प्रशासन आगे आकर के हमारे महापुरुषों की जयंतियों का जो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, वहाँ पर हम बढ़ चढ़ करके भाग लें, वहाँ पर हमारी उपस्थिति सुनिश्चित करें और हमारा मौका मिलने पर अपना उद्बोधन भी रखें। आदिवासियों के जीवन मूल्यों से उनको रूबरू करवाएं, आदिवासियों के जो प्रकृति अनुयायी ज्ञान को है उससे रूबरू करवाएं, आदिवासियों के सामूहिकता वाले जो सिद्धांतों से रूबरू करवाएं। आदिवासी संग्रहण में विश्वास नहीं करता, आदिवासी भोगवाद में विश्वास नहीं करता, ज़रूरत से ज़्यादा संग्रहण नहीं करता, इन चीज़ों से रूबरू करवाएं। और कल जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पर बहुतायत संख्या में पहुंचकर शासन प्रशासन को ये संदेश दें कि इस रेगिस्तान में भी आदिवासी निवासरत हैं, और सिर्फ निवासरत नहीं है, बहु संख्या में निवासरत हैं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर अपने घर परिवार का जो महत्वपूर्ण काम छोड़ करके इस प्रकार के आयोजन में जाएंगे, वहाँ उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, तभी हमारा अस्तित्व, हमारी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी कि इस हर क्षेत्र में कितनी संख्या में हम आदिवासी निवासरत हैं। हमारे लिए ये बहुत ही परम सौभाग्य के क्षण हैं कि आज देश भर में जगह जगह पर आयोजन हो रहे हैं। धीरे धीरे ही सही हमारे महापुरुषों को, आदिवासियत को, आदिवासी जीवन मूल्यों को लोग समझने लगे हैं, समझकर उनको मान सम्मान देने लगे हैं। सभी को जोहार, शुक्रिया। हरीश भाई जोहार, पोलाराम जी जोहार, राजू जी जोहार, जितने भी साथी जुड़े आप सभी को जोहार। तो कल समय निकाल करके पहले जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पहुँचे और वहाँ से समय पर फारिग होकर के सारे लोग बावड़ी कला चोटन में आयोजित कार्यक्रम में पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उस कार्यक्रम को भी भव्य और आलीशान बनाने में अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मठ साहब परसू जी जोहार। बिल्कुल संपूर्ण मानव सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन के लिए आदिवासी जीवन शैली का अनुसरण किया जाए और ये जरूरी है, और ये नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, बचने का कोई साधन ही नहीं बचा है, क्योंकि ये यूएनओ ने माना है, पूरे ब्रह्मांड ने माना है, विश्व के तमाम साइंटिस्टों ने मान लिया कि अगर मानव अस्तित्व को बचाना है तो पर्यावरण और प्रकृति को बचाना होगा, पर्यावरण और प्रकृति को बचाना है तो आदिवासियों के जीवन मूल्यों को समझना होगा, आदिवासियों के परंपरागत ज्ञान को समझना होगा, और न सिर्फ समझना होगा, उनके उस परंपरागत प्रकृति अनुयायी ज्ञान को समझकर अपनाना होगा, आदिवासी जीवन मूल्यों को समझकर अपनाना होगा। और आदिवासी जीवन मूल्य क्या कहते हैं? अति दोहन से बचें। आज विकास की अंधी दौड़ ने प्राकृतिक साधन संसाधनों के अति दोहन से
पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया है, जिसके उदाहरण आप देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन हो या फिर अन्य जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं जो आ रही हैं, उनका एक ही कारण है कि हमने प्राकृतिक साधन संसाधनों का अतिदोहन किया। और अतिदोहन के पीछे का कारण भोगवादी जीवन शैली, जिसको जहाँ जितना मौका मिला उसने उतना ज़्यादा प्राकृतिक साधन संसाधनों को लूट लूट कर संग्रहित किया, एकत्रित किया, और इस प्रवृत्ति ने पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया। अब समय है कि हम लोग मिल करके उस भोगवादी जीवन से बाहर आएँ। आदिवासियों की जो सामूहिक सहअस्तित्व की जो जीवन पद्धति है, जीवन मूल्य हैं, उनको अपनाएं। संग्रहण नहीं करते हुए, ज़रूरत से ज़्यादा संग्रहण नहीं करने की प्रवृत्ति को अपनाएं, ताकि ब्रह्मांड सुरक्षित रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, प्रकृति सुरक्षित रहे। तो मैं आज बिरसा मुंडा की जयंती की पूर्व संध्या पर आप सभी से ये पुनः विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों को जहाँ समुचित लगे और जहाँ जहाँ आपके नज़दीक में आयोजन हो, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की नैतिक जिम्मेदारी समझें। राजू सारसर जी गुरु जी जोहार। निश्चित रूप से व्यापारीकरण नहीं होने देंगे। अब वर्तमान में पढ़ लिख करके इतने जागरूक हो चुके हैं कि इसका व्यापारीकरण नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ें भी हम घर बैठ करके तो नहीं सुन सकते, वहाँ जाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे। हमें लग रहा है कि अगर ये व्यापारीकरण की ओर ले जा रहे तो वहीं पर खड़े होकर के उन सार्वजनिक मंचों पर भी हम कह सकते हैं। और इतना हमें हक और अधिकार संविधान ने भी दिया है। संविधान ने जब पढ़ लिख करके बोलना सिखाया है तो गलत का प्रतिरोध करना भी सिखाया है। अगर हमें जब लगे कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के नाम पर, आदिवासी जीवन मूल्यों के नाम पर, आदिवासी महापुरुषों के नाम पर अगर व्यापारीकरण की ओर बढ़ा जा रहा है, तो वहाँ पर हम खड़े होकर के उसका प्रतिरोध भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये हक और अधिकार संविधान ने दिया है। तो गुरुजी निश्चित रूप से हमें बहुत गहराई से सोचना होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचना होगा। ब्लेमिंग करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका समाधान क्या है। अगर हम तमाम चीज़ों को अगर हम हमारा एंटी मानेंगे, हमारा विरोधी मानेंगे, तो हम सहयोगी कहाँ से ढूंढेंगे। कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस प्रकार के दृष्टिकोण को नहीं अपनाएंगे तो ठीक है, हम लोग जागरूक होकर के क्या कर सकते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रति जब हम जागरूक हुए तभी तो उनको भी संज्ञान लेना पड़ा, नहीं तो 150 साल हो गए हैं। बिरसा मुंडा का आज ध्यान थोड़ी हुआ है, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में जिसने विपरीत ताकतों के खिलाफ उलगुलान जारी करते हुए पूरे ब्रह्मांड को संदेश दिया कि शोषण और अत्याचार से मुक्त हो जाइए। और वो समय कैसा था, खाने को 2 जून की रोटी नहीं थी, तन पे पहनने को कपड़ा नहीं था, आने जाने को गाड़ी घोड़े नहीं थे, है ना, और तमाम प्रकार के साधन संसाधन नहीं थे। तब उन्होंने इतना संघर्ष किया था। तो आज तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास खाने को ढंग का खाना है, पहनने को ढंग का कपड़ा है, आने जाने को गाड़ी घोड़े हैं, क्या नहीं कर सकते हम, सब कुछ किया जा सकता है। इसलिए जागरूक बने, पढ़ लिख करके हमारी सभ्यता संस्कृति के संरक्षण को समझें। जैसा कि संविधान में भी आदिवासियों की विरली, आदिवासियों की अद्भुत, आदिवासियों की यूनिक सभ्यता और संस्कृति को देखते हुए 1935 के अधिनियम में ही प्रावधान कर दिया था स्वायत्त शासन का और नियंत्रण का। आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण और स्वायत्त शासन आदिवासियों का हो, इसको लेकर के 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं वो किस लिए किए गए थे। हमारी यूनिक कल्चर की वजह से, हमारी यूनिक मोरल वैल्यूज की वजह से, हमारे यूनिक जो है पूरे ब्रह्मांड में लेके हटके जो प्रकृति अनुयायी जीवन पद्धति है, इस वजह से हमें वो संवैधानिक हक और अधिकार मिले हैं। उन संवैधानिक हक और अधिकारों को जान समझ कर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी कि हम शासन प्रशासन को भी अवगत करवाएं कि हमारे यहाँ 5वीं अनुसूची लागू हो, जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ 6ठी अनुसूची लागू हो, जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ 244 आर्टिकल लागू हो। तो ये सारी बातें कौन कहेगा। जब सरकार के इस प्रकार के आयोजन में हम जाएंगे, वहाँ हमारी बातें रखेंगे, तो निश्चित रूप से सरकारों को संज्ञान लेना पड़ेगा, जैसे आज संज्ञान लेना पड़ा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मोत्सव बड़े गर्व और गौरव के साथ जो मनाया जा रहा है, ये संज्ञान लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि आदिवासी जाग चुका है, आदिवासियों की जन जागृति का प्रतिफल है ये। इसलिए हम चाहते हैं
कि इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए, बहुतायत संख्या में भाग लिया जाए। मैं इस लाइव के जरिए आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ जहाँ इस प्रकार के आयोजन हो रहे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर अपनी आदिवासियत को वहाँ परिचित करवाएं, अपने आदिवासी जीवन मूल्यों का परिचय करवाएं। हमारे जो एक वो ज़माना था जब एक आवाज़ पर अपने अपने घरों से भाग दौड़ निकलते थे, जैसी आवाज़ होती थी उसी अनुकूल निकल पड़ते थे। अगर आवाज़ खतरे की होती थी तो अपने अपने साथ में अस्त्र शस्त्र गुलेल गोफन तीर कमान लेकर के निकलते थे उस खतरे की आवाज़ की तरफ। अगर आवाज़ खुशी की होती थी तो ढोल मांदल मंजीरे लेकर के गाते नाचते वो चल पड़ते थे। हमारे ये जो पौराणिक जीवन मूल्य हैं उस और हमें समझना होगा। हमने पूरे ब्रह्मांड को, हमारा जो आविष्कारिक जीवन पद्धति है उनको समझाने के लिए हमें वहाँ जाएंगे। शुक्रिया राजू शास्त्री जी। 10 मिनट पहले मैं एक भील परिवार के साथ बैठा था, ये सवाल उन्होंने मुझसे किया था। निश्चित रूप से सर राजू शास्त्री जी, मेरा आपसे जब फ़ोन पे वार्तालाप होता तो अच्छा लगता है, और आप जहाँ रह रहे हैं और वहाँ अगर हमारे कबीलाई लोगों के बीच में बैठते तो उनको समझाएं कि आदिवासी क्या था। देखिए मैं सब जगह कहा करता हूँ और आज भी इस लाइव के जरिए भी कहना चाहूँगा कि जितने तमाम लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का नैतिक उत्तरदायित्व क्या बनता है कि सर्व समुदाय के लोगों से कहें कि सबसे पहले यदि आप आदिवासियों के गौरव को लौटाना चाहते हैं, गौरव दिवस, राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाना चाहते हैं, तो पहले आदिवासियों की वास्तविकता को जग जाहिर करें। आदिवासियों की वास्तविकता क्या कहती है कि आदिवासी आविष्कारक रहा है। आदिवासी इस ब्रह्मांड का प्रथम सभ्य और मर्यादित मानव है। आदिवासी ने इस ब्रह्मांड को सभ्यता और संस्कृति दी हैं। ये चीज़ें हमें जग जाहिर करनी होगी, तभी हम मानेंगे कि आदिवासियों के गौरव दिवस मनाया जा रहा है। अब वो कैसी हैं आप देखिए। हमें आदिवासियों ने, आदिवासी स्वयं से हीन और घृणा या नफरत क्यों करते थे? क्योंकि सो जंगलों में रहने वाला, असभ्य, नंगा, कच्चा मांस खाने वाला, दंत कथाओं में, वार्ताओं में, किताबों में, चर्चाओं में ऐसा उसे वर्णित किया गया। अब आप सुनिए, अगर किसी को आप दिन रात कच्चा मांस खाने वाला, जंगलों में रहने वाला, असभ्य, गंवार, जंगली, है ना, नंगा बताओगे तो वो अपने आप को हीन समझेगा। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले सभ्यता या संस्कृति क्या होती है, जीवन मूल्य क्या होते हैं, इनको आदिवासियों ने समझा और समझकर पूरे ब्रह्मांड को संदेश दिया। कब? जब मशीनरी से कपड़ा नहीं बनना शुरू हुआ, तब उन्होंने प्राकृतिक पत्तों को कपड़े बना करके मर्यादित जीवन जीना शुरू किया था। आज कई बार हम जो प्राकृतिक पत्ते पहना करके प्रतीकात्मक रूप से लोगों को संदेश देते हैं कि ये देखिए, ये वो प्राकृतिक पत्ते पहन करके संदेश दे रहे हैं कि इस ब्रह्मांड को कपड़े पहनने की परंपरा इस आदिवासियों ने सिखाई थी। उससे पहले तमाम लोग नंगे रहते थे क्योंकि कपड़ा तो बनना ही शुरू नहीं हुआ था, मशीनरी तैयार नहीं थी। तो ये बातें हमें दुनिया को समझानी होगी। दूसरी तरफ सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग कहते हैं कि कच्चा मांस खाते थे, तो उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा कि आज जो आप लजीज व्यंजन पका करके खा रहे हो, इस अग्नि के आविष्कारक कौन? हम आदिवासियों ने अग्नि का आविष्कार किया था। इस आग का आविष्कार करता ये आदिवासी है। ये बातें हमें दुनिया को समझानी होगी। सिर्फ अग्नि का आविष्कारक हैं या फिर कपड़े पहनने की सभ्यता और संस्कृति का आविष्कार के इतना ही नहीं है। धान रोपकर, धान उगाकर उससे खेती बाड़ी करने के आविष्कारक भी आदिवासी। जैसे ही मनुष्य के अंदर विवेक और समझ बढ़ी और बीज को उगता हुआ देखा तो उसने बीज संग्रहित किया, उस बीज को उगाया, उगा करके उसे धान पैदा किया, पहले थोड़ी जगह पर, फिर ज़्यादा ज्यादा ज़्यादा, और आज की जो वर्तमान कृषि आई है, इस खेती बाड़ी, इस कृषि का आविष्कारक भी तो आदिवासी रहा है। क्या किसी किताब में, क्या किसी ग्रंथों में, क्या किसी दंत कथाओं में आदिवासी को कृषि का आविष्कारक बताया गया? नहीं बताया गया है। तो हमें ये बताना होगा, तभी आदिवासियों का गौरव लौटेगा। फिर सिर्फ हमने अग्नि का आविष्कार करके दिया, हमने खेतीबाड़ी का आविष्कार करके दिया, या हमने कपड़े पहन करके सभ्य और संस्कारी तरीके से रहने का आविष्कार किया, इतना ही नहीं, इससे भी आगे आप जा करके देखिए कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उत्पादन होता था। फिर चाहे वो पशुपालन हो या फिर खेतीबाड़ी हो, तो एक जगह की चीज़ को ले जा करके दूसरी जगह दे करके उसके बदले में वहाँ की चीज़ को ले आना, जिसे अर्थशास्त्र की परिभाषा में, इकोनॉमिक्स में उसे वस्तु विनिमय कहते हैं।
इस वस्तु विनिमय का, व्यापार का आविष्कार कौन? आदिवासी। अब इस प्रकार का चरित्र चित्रण कौन करेगा? हम पढ़े लिखे लोगों का नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि उन कबीलाई लोगों के बीच में जाएं, इस प्रकार के आयोजनों में जाएं और लोगों को कहें कि ये इस ब्रह्मांड का प्रथम आविष्कारक हैं, इस वस्तु विनिमय का आविष्कारक, इस व्यापार का आविष्कारक इस आदिवासी हैं। और वस्तु विनिमय में मवेशियों का लेन देन करते थे। जब मवेशी हुए तो उस मवेशियों का सदुपयोग करने के लिए, उन मवेशियों को काम में लेने के लिए पशुपालन शुरू किया। तो पशुपालन का आविष्कारक कौन? आदिवासी। सिर्फ इतना ही नहीं, पशु पालना शुरू किया, खेती बाड़ी शुरू किया, वस्तु विनिमय शुरू किया, तो एक जगह से दूसरी जगह से माल ले जाने लाने की जरूरतें पड़ी। तो उन्होंने पत्थरों को गिरते देखा, तो धीरे धीरे उनके समझ में आया कि इस प्रकार से हम इनको अपने भारी माल को ढोने में काम में ले सकते हैं। तो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। इस ब्रह्मांड को पहिए का आविष्कार करके किसने दिया? आदिवासियों ने दिया। लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी किताबों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, दंत कथाओं में आदिवासी को पहिए का आविष्कारक नहीं बताया गया। सिर्फ पहिए का आविष्कार करके गाड़ी घोड़े ही नहीं बनाई। प्रारंभिक समय में जैसे रथ थी और बैलगाड़ियाँ हुई, इनका आविष्कार करके वस्तु विनिमय के लिए साधन एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का आविष्कार किया। फिर जब धीरे धीरे खेतीबाड़ी बढ़ी, पशुपालन बढ़ा, वस्तु विनिमय बढ़ा, तो एक कबीला दूसरे पर, दूसरा कबीला तीसरे पर लड़ाई झगड़े होने लगे। तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए और जंगलों में रह रहे खूंखार जानवरों की रक्षार्थ, अपने मवेशियों की रक्षार्थ, अपने स्वयं की रक्षार्थ सबसे पहले उन्होंने अस्त्र शस्त्र का आविष्कार किया। और इस अस्त्र शस्त्र ने पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया। लेकिन आदिवासियों द्वारा जो अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार किया गया था वो इको फ्रेंडली थे, प्रकृति के अनुकूल थे, प्रतिकूल नहीं थे। उनसे किसी भी प्रकार के प्राकृतिक साधन संसाधनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। आप देख लीजिएगा, गुलेल, गोफण, तीर, कमान, इनके आविष्कारक आदिवासी। लेकिन इनको अस्त्र शस्त्र का आविष्कारक दुनिया में नहीं बताया गया। अब ये बताना होगा। और ये बताएंगे कहाँ? जब हम इस प्रकार के जाएंगे तो लोगों को कहेंगे कि हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का विषय है कि सर्व समुदाय मिलकर के आदिवासियों का गौरव लौटाना चाहते हैं। जाइए और दुनिया को बताइए कि ये आदिवासी आविष्कारक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, प्राचीन समय में भी वर्तमान में जैसे बीमार पड़ता है वैसे बीमार पड़ता था। जब आदमी बीमार पड़ता था तो वह उसका इलाज कैसे करे, इसके लिए लोगों ने अपनी अकल विवेक से अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियों को, पत्तों को, बीजों को लेकर के इलाज शुरू किया। धीरे 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 इलाज करते 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 पार्टिकुलर बीजों को पहचानने लगे। इस बीज से, इस पत्ते से, इस जड़ी बूटी से ये इलाज होता है, इस बीमारी का इलाज होता है, और फिर उससे त्वरित इलाज कर लेते थे। और इस प्रकार से सबसे पहले चिकित्सा पद्धति या आयुर्वेद का आविष्कारक कौन? आदिवासी। लेकिन दुर्भाग्य से वह आविष्कारक का ओहदा, वह आविष्कारक का दर्जा आदिवासियों को नहीं मिला। जब हम ये ओहदा उन्हें वापस दिलाएंगे तभी इनका असली गौरव हो, या राष्ट्रीय गौरव दिवस जो मना रहे वो गौरव तभी लौट आएगा, तभी वो सार्थकता होगी। तो सभी लोगों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि आदिवासियों को उनका आविष्कारक छवि को लौटाया जाए। और फिर अगर आप अत्याधुनिक या फिर जो वर्तमान भारतीय इतिहास के परिदृश्य में देखोगे तो इतिहास, आदिवासियों का इतिहास किसी कलमकार की कलम का मोहताज नहीं रहा है। निश्चित रूप से बहुत सारे इतिहासकारों ने आदिवासियों के साथ में न्याय नहीं किया, आदिवासियों को इतिहास में उनके समुचित स्थान नहीं दिया। लेकिन आदिवासियों ने अपने स्वयं के बलबूते अपने इतिहास में एक अनूठी छाप छोड़ी है, जिसमें एक एक घटनाओं को पढ़ा जा सकता है। जब 1857 की क्रांति आज दिन तक पढ़ाई जाती है, लेकिन 1855 का संथाल विद्रोह नहीं पढ़ाया जाता। 1857 की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक, बहुत ज़्यादा प्रेरक 1855 का संथाल विद्रोह रहा। हूल दिवस कोई नहीं मनाता, चांदू, कानो, मामो, सिद्धू को कोई नहीं जानता, और इनके पूर्वज तिलका मांझी को कोई नहीं जानता। तिलका मांझी के संघर्षों को कब पढ़ाया जाएगा, कब समझाया जाएगा? और ये सारी चीज़ें जब हम लोग इस प्रकार के आयोजनों में जाएंगे, सर्वजन को इससे रूबरू करवाएंगे, तो उन्हें लगेगा कि इस भारत भूमि के लिए, भारत भूमि में जितने भी जल, जंगल, जमीन की रक्षार्थ लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो प्रारंभिक तौर पे आदिवासियों ने लड़ी।
और पूरे ब्रह्मांड को भी ये संदेश दिया कि जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखना है, प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित रखना है, आदिवासियों का गौरव लौटाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें सब तक पहुंचानी होगी। और उसी कड़ी में कल जो जनजातीय गौरव दिवस कह दीजिए, आदिवासी गौरव दिवस कह दीजिए मनाया जा रहा है, उसमें भी भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल पहुँचें। मैं पुनः आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप लोग कल के आयोजनों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और कल हम इसी स्ट्रीम पे लाइव रहेंगे। आप लोग पूरे कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी देखेंगे। आप सभी को खूब खूब जोहार, धन्यवाद।